प्रिय विद्यार्थियों, आज आधुनिक भारत के इतिहास के तहत बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों के लिए आज हमारा टॉपिक है आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। काफी कुछ देख चुके हैं हम। आधुनिक भारत का इतिहास अब का जो कोर्स है वो समाप्ति की ओर है। कुछ टॉपिक्स बचे हैं। उसी कड़ी में आज हम आपको आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं कि भारतीय राजनीति में जो 1942 से 45 ईस्वी का काल रहा है वो एक निष्क्रिय राजनीति का समय है, उसमें हम कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन जैसे शुरू हुआ था तो उसके ज्यादातर नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और सरकार जो थी वो द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त थी। तो अब जनता का नेतृत्व प्रदान करने वाला कोई भी नहीं बचा था। अतः कुछ छिटपुट घटनाओं के अतिरिक्त भारत में कोई महत्वपूर्ण घटना इस समय नहीं घटी थी। इसका ये मतलब नहीं है कि अंग्रेजों का विरोध अब समाप्त हो चुका था। इसी विद्रोह को सक्रिय स्वरूप सुभाष चंद्र बोस कहीं न कहीं दे रहे थे। थोड़ा सा जीवन परिचय भी देख ले सुभाष चंद्र बोस के, उसके बाद हम आपको पीडीएफ के माध्यम से आजाद हिंद फौज के बारे में बताएंगे, किस प्रकार उसका विस्तार हुआ, कहां पे उसको बनाया गया था और क्या उसके उद्देश्य थे। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और गांधी युग के एक महान नेता माने जाते हैं। 1897 में 23 जनवरी को कटक में जन्म हुआ था इसका। बहुत मेधावी छात्र रहे। आईसीएस की परीक्षा भी इन्होंने पास की थी, लेकिन देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर और अंग्रेजी प्रजाति विभेद की नीति से परेशान होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद वो देश सेवा में लग जाते हैं। बाद में वो देश बंधु चित्तरंजन दास के प्रभाव में आते हैं और वह कांग्रेस की तरफ आकर्षित होते हैं। धीरे धीरे वे कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता बन जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू कांग्रेस के वामपंथी दल का प्रतिनिधित्व कहीं न कहीं करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज दल के गठन और उसके प्रचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वराज दल 1923 ईस्वी में गठित हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। और लेकिन बाद में जब वो गांधी और इरविन समझौता होता है और नेहरू रिपोर्ट आई तो उससे वो सहमत नहीं थे। नेहरू रिपोर्ट का उसने विरोध किया और उसके लिए ही उसने इंडिपेंडेंट लीग का भी गठन किया था। उन्होंने साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रश्न पर भी गांधी की नीतियों की आलोचना की थी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस का त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। तो गांधी जी तो जो थे वो पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन वामपंथी सुभाष चंद्र बोस इसके पक्ष में नहीं थे। तो दोनों में चुनाव होना आवश्यक हो गया और वहां पर सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं। तो गांधी और कांग्रेस का जो दक्षिणपंथी मोर्चा था इस हार से बुरी तरह से आहत हुआ और उन्हें अपने नेतृत्व के लिए संकट स्पष्ट रूप से नजर आने लगा। गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया था कि सुभाष चंद्र बोस के प्रतिद्वंदी की हार मेरी हार है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 सदस्यों में से जवाहरलाल नेहरू समेत 12 सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया और अब दक्षिणपंथी एवं वामपंथी सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद इतना अधिक बढ़ गया कि कांग्रेस के पुनः विभाजन का खतरा पैदा हो जाता है। और इसी दुर्घटना को बचाने के लिए कि कहीं कांग्रेस का विभाजन न हो जाए दोबारा, सुभाष चंद्र बोस ने नैतिकता के आधार पर अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के ही अंदर हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 ईस्वी में और कांग्रेस ने उन्हें 3 वर्षों के लिए किसी भी पद पर बने रहने से रोक दिया एवं बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से भी उसको हटा दिया गया।
2 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद शुरू होती है कि भारत से किस प्रकार वह जाता है, निकलता है, और फिर बाद में वो आजाद हिंद फौज की स्थापना करता है। तो यहां देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को जो प्रेसिडेंसी जेल थी कोलकाता में, वहां पर बंद कर रखा था, और नवंबर 1940 में उन्होंने जेल में ही अनशन भी प्रारंभ कर दिया था। तो उनकी बिगड़ती स्थिति को देखकर दिसंबर में उन्हें जेल से रिहा कर कोलकाता के उनके मकान में ही उसको नजरबंद कर दिया जाता है। 17 जनवरी 1941, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 जनवरी 1941 को वह पुलिस को धोखा देकर अपना वेश बदलकर कलकत्ता एवं भारत से बाहर निकल भागे, और उसके बाद वह पेशावर होते हुए काबुल गए, वहां से रूस होते हुए बर्लिन पहुंचे थे 28 मार्च 1941 ईस्वी को, और बर्लिन में ही उन्होंने हिटलर के प्रमुख सहयोगी रिबेनट्रोप के साथ वार्ता कर बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी प्रचार एवं जर्मनी में भारतीय युद्ध बंदियों के सहयोग से आजाद हिंद फौज के गठन का सुझाव रखा, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन जर्मन सरकार सुभाष के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई कि जर्मनी, इटली और जापान संयुक्त रूप से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे। जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिलती है, और नेताजी जर्मन सहयोग से भारत पर रूस के रास्ते आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने जर्मनी में भारतीय सैनिकों के 2 दस्तों का भी गठन किया था। रोम और पेरिस में उन्होंने स्वतंत्र भारत केंद्र की भी स्थापित किया था। तो ये एक मोटा मोटा एक सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय था कि किस प्रकार वो प्रगति दर प्रगति करता गया, कांग्रेस में एक अपनी जगह बनाई, अध्यक्ष के पद तक पहुंचा, नैतिकता के आधार पर उसने इस्तीफा दिया, और फिर बाद में उसको नजरबंद किया जाता है घर में, और किस प्रकार वो भारत से बाहर जाता है, और भारत से बाहर जाकर वो कैसे पेशावर, काबुल, रूस होते हुए वो जर्मनी पहुंचता है, हिटलर से हाथ मिलाता है, और वहां पे आजाद हिंद फौज की स्थापना करती है। नेताजी की कहीं ना कहीं उपाधि भी उसको वहां पर मिलती है। अब देखते हैं कि आजाद हिंद फौज का जो गठन था वो किस प्रकार वो करता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 1941, यहां देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के भारत में लोगों की चेतना और राष्ट्रीय भावना को उद्वेलित करने में आजाद हिंद फौज की भी प्रमुख भूमिका रही थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना तो कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1941 में ही कर ली थी, किंतु अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज की स्थापना कर इसमें एक नई जान फूंक दी थी। 1939 के त्रिपुरी संकट मतलब वही अध्यक्ष पद जो कांग्रेस का मिला था इसको, के कारण 3 वर्षों के लिए कांग्रेस से निष्कासित किए जाने वाले सुभाष चंद्र बोस का विदेशी भूमि से राष्ट्रीय आंदोलन में सैनिक योगदान देने का लोगों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव यहाँ पड़ता है। तो यहाँ पे काफी लोगों पे असर होता है उस चीज का। इसके बैक में जाए कि थोड़ा सा इसका गठन किस प्रकार हुआ था, तो उसमें देखते हैं कि जब 1941 ईस्वी के उत्तरार्ध में जापान को युद्ध में तेजी से सफलता मिलती है, तो सिंगापुर, मलाया, बर्मा अंग्रेजों के हाथ से निकल गए, उनका प्रभाव क्षेत्र घटने लग गया। जापान की प्रगति को देखकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने टोक्यो सम्मेलन में मार्च 1942, ध्यान रखना है, टोक्यो सम्मेलन, रास बिहारी बोस मार्च 1942 इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज के गठन की योजना बनाता है। आजाद हिंद फौज की योजना कौन बनाता है? रास बिहारी बोस। साथ ही इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की भी स्थापना वह करता है। कब करता है? मार्च 1942। इसका अधिवेशन बैंकॉक में जून 1942 में हुआ, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लगभग 100 प्रतिनिधियों के लगभग भाग लेते हैं इसमें, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ही करते हैं। सम्मेलन ने सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया में आने का निमंत्रण भी दिया। ठीक है, कहां पे है वो? बैंकॉक।
सुभाष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि जापान में अनेक युद्धबंदी भारतीय सैनिक थे। उनकी सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह एवं युद्ध चलाया जा सकता था। लेकिन इसी बीच देखते हैं कि मलाया में अंग्रेजी सेना की हार बुरी तरह से होती है और एक भारतीय सैन्य अधिकारी कप्तान मोहन सिंह के नेतृत्व में, जिन्होंने मलाया में हार के पश्चात आत्मसमर्पण कर दिया था, INA का गठन रास बिहारी बोस के प्रयासों से करता है। सिंगापुर के पतन के बाद ही 40,000 भारतीय सैनिक युद्धबंदी बनते हैं और इन सबों को आजाद हिंद फौज में शामिल करने की योजना बनी और 1 सितंबर 1942 को औपचारिक रूप से फौज का गठन किया जाता है और मोहन सिंह इसके प्रधान सेनापति बनते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस एक पनडुब्बी द्वारा 13 जून 1943 को टोक्यो पहुंचते हैं और जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया। वहां पर 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया और इस प्रकार नेताजी ने फौज एवं लीग का उत्तरदायित्व संभाल लिया और उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाने और फौज लेकर भारत आने की योजना बनाने घोषणा की और वहीं से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया। उन्होंने भारतवासियों को कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और 21 अक्टूबर 1943 को वे सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कर देते हैं। तो ये था एक आजाद हिंद फौज का पूरा ढांचा कि किस प्रकार रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह और फिर आखिर में सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वेसर्वा बनते हैं। इसके बारे में आपको बताया गया था। जब ये अपना अभियान शुरू करते हैं तो पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस का आशीर्वाद मांगना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व और जन सामान्य दोनों के स्तरों पर ध्यान आकर्षित करने वाला एक एपिसोड वहां पे रहा है कि देखो, जब ये अपना आंदोलन शुरू करते हैं तो भी वो महात्मा गांधी को याद करते हैं, जबकि उसके विरोधाभास काफी रहे थे उसके साथ। बटालियन धुरी ज्योति रानी झांसी रेजिमेंट सामयिक युग में बहुत प्रगतिशील थी। आजाद हिंद फौज का स्पष्ट रूप से जो थी वो असांप्रदायिक था, सांप्रदायिक नहीं कह सकते आजाद हिंद फौज को, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में बसे हुए व्यापारिक समुदायों ने इसे आर्थिक मदद और स्वयंसेवक भी प्रदान किए थे। तो मार्च और जून 1944 के बीच आजाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर काफी सक्रिय भी रही थी और अगले वर्ष जापानियों की हार से आजाद हिंद फौज के सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस रहस्यमय ढंग से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तो ये हम देखते हैं कि किस प्रकार सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे योगदान होता है। एक और नई चीज जो बार बार पूछा जाता है कि जब वो अस्थायी सरकार का गठन करता है 21 अक्टूबर 1943 को, तो उस अस्थायी सरकार ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था और जय हिंद का वहां से अभिवादन किया था और कांग्रेस के लिए तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज एवं रविंद्रनाथ टैगोर की कविता जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता को राष्ट्रीय गान के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। तो ये सारी की सारी जब वो अस्थायी सरकार का गठन करते हैं सिंगापुर में, तो ये सब चीजें सिंगापुर से ही वो घोषित करते हैं। अब देखते हैं कि कुछ सैन्य दृष्टि से सुभाष चंद्र बोस जापानी सहयोग से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगते हैं और उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी कर दी थी। जापान जो था अंडमान और निकोबार टापू अस्थायी सरकार को सौंप देता है और बोस ने इनका नाम बदलकर अंडमान टापू का शहीद और निकोबार का स्वराज कर दिया जाता है और वहां का प्रशासन वो अपने हाथ में ले लेता है। शाहनवाज खान के सेनापतित्व में फौज भारत बर्मा सीमा पर मित्र राष्ट्रों की सेना से युद्ध करने के लिए भेजी भी जाती है। राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाता है और राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। कोहिमा पर भी फौज ने झंडा लहरा दिया था, लेकिन हालात बदल गए हैं। विश्व पटल पर मई 1944 में युद्ध में जापान की स्थिति काफी बिगड़ जाती है और बर्मा से जापान को वापस हटना पड़ता है। अंग्रेजों ने जापानियों के साथ आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए थे
काफी सैनिक मारे गए थे, कितने ही गिरफ्तार हुए। इस बदलती परिस्थिति में जापानी सरकार फौज को पूरा सहयोग नहीं दे सकती थी। अतः भारत विजय का इसका स्वप्न अधूरा ही रह गया और सुभाष चंद्र बोस को रंगून छोड़कर भागना पड़ा। टोक्यो जाते समय मार्ग में हवाई जहाज में आग लग जाने की वजह से 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय तरीके से कहीं न कहीं एक मौत होती है, जो आज भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं न कहीं बना हुआ है। तो यहां हम देख सकते हैं कि केवल सैन्य दृष्टि से जापान आजाद हिंद फौज का ज्यादा महत्व नहीं है। इसका आगमन अंततः देर से हुआ, क्योंकि 1944 तक धुरी शक्तियां सर्वत्र पीछे हटने लग गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना का महत्व समप्रासंगिक दृष्टिकोण से यह है कि विदेशी भूमि पर सैन्य संगठन और उसे स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाना नव साहसिक प्रयास था। सुभाष चंद्र बोस युद्ध एवं चरम देशभक्ति के प्रतीक बन गए। तो सबसे ज्यादा जो महत्व यहाँ बताया गया आजाद हिंद फौज का, सैनिक दृष्टिकोण से काफी कम माना है, लेकिन उसका महत्व यही है कि विदेशी भूमि पर सैन्य संगठन को स्थापित करना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाना, तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास उस समय की परिस्थितियों में माना जा सकता है। दूसरा देखते हैं कि आजाद हिंद फौज का मानसिक प्रभाव बहुत प्रबल था और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आजाद हिंद फौज के बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई के पक्ष में सक्रिय जन और नेतृत्व स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन का होना। इस संदर्भ में दो साम्राज्यवादी नीतियों का सशक्त प्रभाव पड़ा। एक तो पहले ही सरकार ने आजाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमे चलाने का निर्णय ले लिया था। पहला जो मुकदमा था नवंबर में लाल किले में एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख को एक ही कटघरे में खड़ा करके किया। बचाव पक्ष में भूलाबाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। देशव्यापी विरोध ने मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया था और इसकी एकमात्र वजह यह था कि एक मुसलमान फौजी रशीद अली की गिरफ्तारी का होना। यद्यपि इसमें मुस्लिम लीग ने इस मामले में निरपेक्षता की नीति निभाई थी, परंतु आसफ अली शरीक यानी एक मुसलमान नेता थे जो उसकी रिहाई की मांग उन लोगों की कर रहे थे। तो इन जबरदस्त आंदोलन एवं प्रदर्शनों की सरकार अब अवहेलना करने की स्थिति में नहीं रह गई थी। अतः दोषित साबित होते हुए भी सरकार को इन अधिकारियों को रिहा करना पड़ा और ये भारतीयों की बहुत बड़ी विजय यहां मानी जा सकती है। अब ये जो विद्रोह था इसे ज्यादातर छात्र गहरे रूप से जुड़े हुए थे और उन विद्रोह की जो पहली घटना हम देख सकते हैं 21 नवंबर 1945 को हुई कि छात्रों का जुलूस जिसका नेतृत्व जो था वो फॉरवर्ड ब्लॉक ने किया था और इस आंदोलन में जन सामान्य के विभिन्न समूह अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार उसमें शामिल थे। बहिष्कार, प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल, पुलिस से संघर्ष, इन सभी में छात्र सक्रिय थे। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, सभाओं में भी भाग लिया। जिन लोगों में प्रत्यक्ष भागीदारी की हिम्मत नहीं थी उन्होंने चंदा देने और दिलवाने का काम किया। तो ये हम देख सकते हैं कि सामाजिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से आंदोलन का विस्तृत स्वरूप था और प्रशासन ने भी स्वीकारा कि इसके प्रति जन सहानुभूति बहुत अद्भुत थी। देश के प्रमुख प्रांतों और शहरों के अतिरिक्त बलूचिस्तान, अजमेर, असम, ग्वालियर और दूर दूर के गांवों में भी संवेदना और समर्थन का वातावरण इससे कहीं न कहीं मिला। प्रमुख राजनीतिक दलों के अतिरिक्त आंदोलन को यूनियनवादियों, अकाली दल, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सिख लीग और एहरार का भी समर्थन इसको मिला था और इस दौरान संगठित सांप्रदायिकता एकता भी स्थापित हुई थी। इस आंदोलन का यह भी महत्व है कि इसमें ब्रिटिश राज के परंपरागत समर्थक माने जाने वाले समूह ने भी भाग लिया था और सरकारी कर्मचारी की सशस्त्र सेना के लोग, कानपुर, कोहाट इत्यादि की एयरफोर्स इकाइयों ने इसमें आर्थिक सहयोग भी कहीं न कहीं दिया था। तो ये एक मोटा मोटा सा हमारा कह सकते हैं कि एक आजाद हिंद फौज का किस प्रकार गठन हुआ और क्या योगदान रहा उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और अंततः यहाँ देखते हैं कि 11 फरवरी 1946 में जब कैप्टन अब्दुल रशीद को 7 साल के कारावास का दंड दिया गया
तो उसके प्रतिरोध में कलकत्ता में भारी प्रतिरोध हुआ था। और इसके पूर्व गांधी और बंगाल के गवर्नर के मध्य की बातचीत तथा कांग्रेस की मांग पर समर्थन ने सरकार ने 1 दिसंबर 1945 को कुछ रियायतें दी और सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आम आरोप के स्थान पर अब मुकदमों उन्हीं फौजों के विरुद्ध किए गए जिन पर साथी कैदियों की हत्या करने या उनके साथ दुर्व्यवहार के आरोप थे। उसके साथ ही जनवरी में पहले बैच में कैदी की गई सजा समाप्त कर दी जाती है। तो ये अंततः कह सकते हैं कि आजाद हिंद फौज आंदोलन ने यह स्थापित किया था कि भारतीयों से संबंधित मामले तय करने का अधिकार भारतीयों को ही है, और उन्होंने ये अधिकार कहीं न कहीं हासिल भी किया है और उसमें ये सफल भी रहे हैं। अंततः इसका अगर सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज के कार्यों का मूल्यांकन अगर देखा जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि यद्यपि सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने भारत में उन राष्ट्रवादियों को हताशा भरी भावना को ढांढस बढ़ाया और जो निराशा और असहायता से कहीं न कहीं त्रस्त थे। उन्होंने सेना के जवान और भारतीय जनता के हर वर्ग के सामने साहस और देशभक्ति की ऐसी मिसाल रखी जो प्रेरणा देने वाली भी थी और कहीं न कहीं मर्यादा को जोड़ने वाली भी थी। तो ये था आज हमारा सुभाष चंद्र बोस और उसकी आजाद हिंद फौज के बारे में